प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल को वैसे रिप्रेजेंट कौन करता है? तो बैक्टीरियल सेल रिप्रेजेंट करती है इसको। तो प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरियल सेल। तो एक तो ये याद रखना कि बैक्टीरिया लेकर अपन प्रोकैरियोट पढ़ेंगे। बैक्टीरियल के लिए पढ़ सकते हैं अपन कि फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है ना, फंडामेंटल स्ट्रक्चर मतलब आधारभूत जो संरचना है, इज सिमिलर इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है सबकी फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम है, जैसे न्यूक्लियस नहीं होना, मेम्ब्रेन नहीं होना, वो सब। लेकिन शेप अलग हो सकती है। जैसे बैक्टीरियल सेल के लिए टाइप है शेप ऑफ बैक्टीरिया। तो बेसिकली हमें कितने शेप के बैक्टीरिया मिलते हैं? 4। एक क्या होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? बैसिलस, कॉकस, स्पाइरलम और विब्रियो। बैसिलस मतलब रोड शेप, कॉकस मतलब स्पैरिकल मतलब गोल, स्पाइरल मतलब स्पाइरल, और विब्रियो मतलब कोमा शेप। तो ये इस तरह के होते हैं। रोड मतलब रोड शेप, स्पैरिकल मतलब होता है गोल। ये इस तरह के कुछ ये बैक्टीरिया जो होते हैं, शेप अलग हो सकती है लेकिन फंडामेंटल स्ट्रक्चर सबकी क्या होगी? सेम। ये रोड शेप है, स्पैरिकल में गोल, स्पाइरल में इस तरह के, और विब्रियो में कोमा शेप, इस तरह की। तो शेप अलग हो सकती है लेकिन फंडामेंटल स्ट्रक्चर सबकी क्या है? सिमिलर ही। ठीक है, अब इनकी स्ट्रक्चर पे चले। एक बार तो ये लिख लो, फिर स्ट्रक्चर के लिए डायग्राम चाहिए मुझे बड़ा। एक एक सेल को लेके सबसे पहले प्रोकैरियोटिक को पढ़ लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये हो गया, बोलो यार। तो फंडामेंटल स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल। शेप ऑफ बैक्टीरिया 4 है, बैसिलस, कॉकस, स्पेरिकल, विब्रियो। लेकिन अपन एक आइडियल सेल मान के इसका स्टडी करेंगे। ये हो गया सबका? ठीक है, अब आराम से देखो, फिर बाद में नोट कर लेना जब टाइम मिलेगा। अगर हम किसी बैक्टीरियल सेल को आइडियल मान के चल रहे हैं, उसके 2 लेयर है और एक लेयर और है। क्योंकि जो ग्लाइकोकेलिक्स होता है ना, पूरी बॉडी को कवर नहीं करता, इसलिए मैं हाफ ही बना रहा हूं। ये 3 लेयर्स है, एनवेलप, 3 कवर है इसके ऊपर। सबसे बाहर, फिर मिड और फिर सबसे अंदर। जो सबसे बाहर का है वो है ग्लाइकोकेलिक्स। सुन लो, अभी लिखना है कुछ नहीं। ग्लाइकोकेलिक्स, ग्लाइकोकेलिक्स। और ये है सेल वॉल, कोशिका भित्ति, और सबसे अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। तो इनके ऊपर जो कवर होता है ना, वो 3 लेयर्स का होता है। फिर जो ये वाली झिल्ली है, मतलब जो सबसे अंदर है सेल मेम्ब्रेन, वो एक्सटेंशन करती है, अंतर्वलन करती है, और अंतर्वलन करके कुछ विशेष स्ट्रक्चर्स बनाती है जिनको बोलते हैं मीजोसोम। केवल मीजोसोम, अच्छा मीजोसोम तो हर प्रोकैरियोट में बनेगा, हर बैक्टीरिया में बनेगा, सॉरी। और कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनके अंदर ही ये मेम्ब्रेन इनर फोल्ड होकर और कुछ और स्ट्रक्चर भी बनाती है जिसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर। तो क्रोमेटोफोर भी मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनी संरचना है, ध्यान रखना। लेकिन ये सब में बनेगी ऐसा नहीं बोल सकता मैं। ये केवल उनमें होगा जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है, जैसे ग्रीन बैक्टीरिया या ग्रीन पर्पल बैक्टीरिया, वैसे उनमें हो सकता है। बाकी किसी के फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होता है, बस इतना है। मीजोसोम लगभग सब बैक्टीरिया में होता है, क्योंकि इसके बिना जीवन संभव नहीं है उनका। फिर अगर आप बाहर की तरफ देखेंगे, अगर कोई मोटाइल बैक्टीरिया है, मतलब गतिशील जीवाणु है, तो उसके पास फ्लैजिला होगा। हो सकता है गतिशील ना भी हो, फ्लैजिला हो या ना हो। और अगर गतिशील, 2 तरह के होते हैं, मोटाइल, नॉन मोटाइल। मोटाइल में भी फ्लैजिलेट होते हैं, फ्लैजिलेट में भी बहुत होते हैं, यूनिफ्लैजिलेट, बाईफ्लैजिलेट, मल्टीफ्लैजिलेट। तो ज्यादातर में एक होता है, लेकिन कुछ में मल्टीफ्लैजिलेट भी हो सकते हैं। जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसको अपन क्या बोल रहे हैं? फ्लैजिला, कशाबिका। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? कशाबिका, फ्लैजिला। फिर
इनकी बॉडी पर लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलती है, लॉन्ग हेयर लाइक, और एक स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी मिलती है। तो जो लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसका नाम तो है पिलाई और इसका नाम है फिब्री। एम साइलेंट रहेगा, फिब्री एक होता तो फिब्री कर देते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको झालर बोल देते हैं, झालर। और पिलाई को शायद रोम, हाँ रोम ही लिखा हुआ है, रोम जैसी संरचना, तो पिलाई रहने दो इसको। फ्लैजिला कशापी का होता ही है। अगर हम इसके केंद्र की बात करें तो केंद्र नहीं होता, लेकिन केंद्र की जगह एक सेंट्रल रीजन होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, केंद्र काब, न्यूक्लियोइड, जिसको अपन हिंदी में बोल देते हैं केंद्र काब, मतलब केंद्र जैसी आभा, केंद्र काब। इसके अंदर इसका आनुवंशिक बता, और भी जो भी है सब पढ़ेंगे टाइम के साथ। फिर इनके पास राइबोसोम होते हैं, लेकिन राइबोसोम ध्यान रखना झिल्ली से जुड़े रहते हैं, अलग नहीं रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं। और ये जो राइबोसोम है ये 70S राइबोसोम है, 70S राइबोसोम। इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं डायग्राम बना रहा हूं। मूल डीएनए इनका न्यूक्लियोइड के अंदर है, लेकिन इसके अलावा भी एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए मिलेगा। क्या सर सबके अंदर मिलेगा? आंसर नहीं, जिनके अंदर होगा हो सकता है, और इसके बहुत सारे काम है, जैसे रेजिस्टेंस देना, वो सब बाद में बात करेंगे, लेकिन उनकी ये प्लाज्मा। ठीक है, इनके अंदर कुछ संचित भोजन के कण भी मिलते हैं, फ्री तैरते रहते हैं कोशिका द्रव्य में। और ये जो संचित भोजन के कण हैं, इनका नाम है इंक्लूजन बॉडी, अंतर्वेशी कण। अंतर्वेशी कण लिख लो अभी तो, अंतर्विष्ट इस तरह नाम होता है, लेकिन इंग्लिश में याद रखना इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडीज, पार्टिकल्स। ये इनके एक बेसिक स्ट्रक्चर है। कुछ के अंदर वैक्यूल भी मिलती है, जैसे ग्रीन, ग्रीन पर्पल, बीजीए, इनके अंदर छोटी वैक्यूल भी होती है, गैस वैक्यूल बोलते हैं उसको, और वो अपन स्टार लगा के लिखते हैं। अभी तो ये डायग्राम बनाना, ये डायग्राम बनाओ, फिर मैं एक एक टॉपिक को लेकर अपन पढ़ेंगे। जब सेल बायो पढ़ो ना, तो इसके आगे एक साइंटिस्ट दे रखा है रामचंद्रन, इसके बारे में ध्यान रखना। प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन की तृतीयक संरचना डिस्कवर की थी इसने, मतलब प्रोटीन की संरचना जानने के लिए जो संरचनाएं होती है वो इन्होंने खोजी थी। इन्होंने एक सिस्टम बनाया था जिसको रामचंद्र प्लॉट सिस्टम बोलते हैं। ये तो अपन क्या करेंगे, जब खत्म हो जाएगा ना, तब एक एक साइंटिस्ट के बारे में शुरू वाले में थोड़ा बहुत पढ़ना ही पड़ेगा। हालांकि आया एक दो बार ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं आया, और पढ़ने तो पढ़ेंगे वो सब। जितने भी यूनिट्स के पहले जो साइंटिस्ट है वो एक एक बार पढ़ लेना, इससे रीड आउट करना। कुछ इंपॉर्टेंट होंगे तो उसमें से लिखवा दूंगा। अब देखो एक बार आप, सबसे पहले अपन चल रहे हैं किसके पास? एनवेलप के पास। एनवेलप मतलब हो गया आवरण। आवरण को पढ़ने के लिए हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तीनों आवरण को एक साथ पढ़ लेंगे। कौन कौन से आवरण है? सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, सेकेंड है सेल वॉल, और तीसरा सेल मेम्ब्रेन। तो लो फिर एक बार लिख लेना, क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, कैसे कैसे लिखना है वो सब समझ आ जाएगा। अगर हम ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें तो सबसे आउटर है, तो आउटर लिख रहा हूं। आउटर मतलब सबसे बाहरी है आउटर लेयर। किसकी बनी होती है? तो पॉलीसेकेराइड, अज्ञात पॉलीसेकेराइड। भी इसका मतलब ऐसा पॉलीसेकेराइड कहीं और नहीं मिल रहा है, अज्ञात पॉलीसेकेराइड लिखा हुआ इसके बारे में। तो पॉलीसेकेराइड का बना होता है, की बनी होती है। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो परत है वो पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, लेकिन ये अलग अलग स्टेटस में मिलती है। किसी में ये ठोस भी मिल सकती है। अगर इसका कोई ठोस रूप है उसको आप बोलेंगे कैप्सूल। कैप्सूल मतलब संपुट, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संपुट। वो हो सकता है कि ये चिपचिपी मिले, चिपचिपी अर्ध तरल रूप में मिले, या अर्ध ठोस बोले तो ज्यादा सही है। तो फिर इसका नाम होता है स्लाइम लेयर। इंग्लिश में तो बोलते हैं स्लाइम लेयर, हिंदी में बोलते हैं अवपंक परत। तो ये 2 फॉर्म में हो सकती है, या तो हो सकता है ये किसी जीवाणु में ठोस हो, या हो सकता है किसी के अंदर अर्ध ठोस हो, चिपचिपी हो, स्टिकी हो। अगर ये ठोस है तो डेफिनेटली ये क्या काम करती है? सुरक्षा का। इसका काम है सुरक्षा करना। और अगर मैं चिपचिपी अर्ध ठोस बोलूं
तो ये एग्रीगेशन समूहीकरण में हेल्प करती है, कॉलोनी बनाने में। जीवाणु आपस में चिपक के जो कॉलोनी बनाते हैं ना, उसमें हेल्प करती है समूहीकरण। ये भी एक तरह सुरक्षात्मक प्रणाली है जिसमें वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। ये तीनों आवरण को ध्यान रखना एक सुरक्षात्मक माना जाता है, सुरक्षात्मक यूनिट इकाई माना जाता है। तीनों मिलकर सुरक्षात्मक इकाई के रूप में काम करती है। लिखा हुआ एनसीईआरटी में क्लियर कि तीनों को संयुक्त रूप से एक सुरक्षात्मक परत माना जाता है। ऐसी एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी। तो समूहीकरण में सहायक है, सुरक्षा करने में सहायक है, पॉलीसेकेराइड का बना होता है सबसे बाहर की लेयर। अगर मैं सेल वॉल की बात करूं तो ये ग्लाइको मेनली पेप्टिडोग्लाइकेन से बनती है। किससे? पेप्टिडोग्लाइकेन, जिसको म्यूरिन भी बोलते हैं आप। ये भी एक तरह का म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है। तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड से वर्ड बना म्यूरिन। तो ये पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, मेनली बनी होती है। काम क्या है इसका वॉल का? तो वॉल के दो काम कर रखे। एक तो इसको आकृति को मेंटेन करना, आकृति को बनाए रखना, और एक इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना, मतलब संरचनात्मक सहारा देना, मजबूती देना, सहारा देना, ताकि किससे कोलैप्स होने से या फटने से बच सके। फटने या टिचकने से बचाता है, टिचकने से बचाना। तो ये भी एक तरह की सुरक्षा ही है। अब यहां पर भी ना पॉजिटिव और नेगेटिव को लेकर कंफ्यूजन है। जीवाणु एक्चुअल में दो तरह के होते हैं बेटा। अगर ग्राम सॉल्यूशन में स्टेन हो रहे हैं तो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक सॉल्यूशन बनाया, अभिरंजित किया, जो अभिरंजित हो गए वो ग्राम पॉजिटिव, जो नहीं हुए वो। आपको ये भी पता होना चाहिए ज्यादातर संक्रामक कौन होते हैं? नेगेटिव। जो डिजीज करते हैं ना वो ज्यादातर ग्राम नेगेटिव ही होते हैं। ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल यूनिलेयर है। सेल वॉल एक परती किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की, पेप्टिडोग्लाइकेन। फिर इसके अंदर सब परत बहुत सारी होती है। मतलब ये इस तरह की संरचना है कि एक परत है लेकिन इसके अंदर फिर सब परत बहुत सारी, लेकिन सब पेप्टिडोग्लाइकेन की है। तो यहां से पेप्टिडोग्लाइकेन मिलेगा, और यहां पर है ना द्विपर्ती होती है, द्विपर्ती है। द्विपर्ती में याद रखना ये इस तरह का होता है कि बाहर की जो है ना वो लिपिड की होती है और अंदर की पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है। ये कुछ इस तरह से मैं बता भी देता हूं कि ये एक लेयर है और यहां ये एक लेयर है, लेकिन इसके ऊपर भी एक और लेयर प्रेजेंट है ये वॉल में। ये पेप्टिडोग्लाइकेन की छोटी छोटी लेयर्स होती है बहुत सारी, पर जो भी होता है ये सब पेप्टिडोग्लाइकेन ही होता है। और यहां पर पेप्टिडोग्लाइकेन की पतली परत होती है, इसके बराबर मोटी नहीं होती, पर इतना डिटेल में आता नहीं इसलिए मैं ज्यादा बता नहीं रहा हूं, सिर्फ बोल रहा हूं। और ये बाहर की जो लेयर है वो लाइपोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है, मतलब लिपिड की बनी होती है। तो ये बाई लेयर होती है, यूनिलेयर होती है। और आजकल ये सब खत्म हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव डाइवर्सिटी वाले पढ़ाते हो तो पढ़ाते हो, बाकी यहाँ तो नहीं है, अपने उसमें भी नहीं है बुक में भी। तो सेल वॉल एक परती है और इनकी सेल वॉल द्विपरतीय होती है। इसकी एक्सेबल पेप्टिडोग्लाइकेन की, इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन और लिपिड दोनों होता है, तो दोनों में डिफरेंस है वॉल को लेकर। ठीक है, फिर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। तो ध्यान रखना यूकेरियोट के समान होती है, यूकेरियोट के समान। यूकेरियोट के समान मतलब प्रोटीन प्लस लिपिड से बनती है, यूकेरियोट के समान होती है। क्या करती है तो ध्यान रखना, यह बाह्य वातावरण से इंटरेक्शन बनाती है मतलब पदार्थ आना जाना सब बाह्य वातावरण से इंटरेक्शन बनाना। इंटरेक्शन बनाना मतलब अंतःक्रिया करना, संपर्क में रहना। तो ये देखना यूकेरियोट के समान है। सेल मेम्ब्रेन लगभग सबकी सेम ही होती है और सब में मिलती है, अपवाद रहित। ऐसा कोई नहीं है जिसमें सेल मेम्ब्रेन ना हो, चाहे कोई भी हो, प्रोकैरियोट यूकेरियोट कोई भी हो। बाह्य वातावरण से अंतःक्रिया करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का काम देखती है सेल मेम्ब्रेन। फिर सेल मेम्ब्रेन से दो बनते हैं, वो सब बाद में बात करेंगे, पहले आप एनवेलप के तीनों नोट कर लो कि आउटर लेयर क्या है, सेल वॉल क्या है और सेल मेम्ब्रेन क्या है। इंटरेक्शन में हेल्प करती है मेम्ब्रेन। तीनों मिलकर एक सुरक्षात्मक लेयर का निर्माण भी करती है। ये लिखा ना, ये तीनों मिलकर एक सुरक्षात्मक इकाई बनाती है, तीनों को
प्रोटेक्टिव लेयर ही मानते हैं अपन। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव में सिर्फ नाम दे रखा है, ये लिख रखा है कि भित्ति क्या, बेटा ध्यान रखना पॉजिटिव लिखना ग्राम वाला, ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन में पॉजिटिव नेगेटिव है, बस इतना दे रखा है इन्होंने, भित्ति के लिए दे रखा है लेकिन आवरण के लिए, पर आगे बताया नहीं, तो वो लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है वो। इनकी कोशिश के लिए बिल्कुल हमारी जैसी है, वही चयनात्मक पारगम्य सेलेक्टिव परमेबल जैसे हमारे अंदर होती है। जब अपन वहां डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो प्रोकैरियोट पे भी लागू होता है वो। तो ग्राम अभिरंजक से अभिरंजित जीवाणु पॉजिटिव कहलाते हैं, और अभिरंजित जो है वो नेगेटिव कहलाते हैं। जिनको स्टेन नहीं हुआ, अनस्टैंड जो होते हैं, और जिनका स्टेन हो गया, जो उन्होंने कलर ले लिया है, वो पॉजिटिव होते हैं। कौन सा आवरण जो यूकेरियोट के समान है? बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन, लिपिड प्रोटीन से बनता है, हमारी तरह ही बिल्कुल वही अंतःक्रिया में इंटरेक्शन में हेल्प करता है, हमारे अंदर भी इंटरेक्शन में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट देखता है। पेप्टोग्लाइकन किससे बनता है? बायोमोलिक्यूल में आएगा ये वैसे, अब तो इधर तो नहीं है तो सही, लेकिन हाँ है, पेप्टोग्लाइकन के बारे में दे रखा है, उतना डिटेल नहीं दे रखा, पर दे रखा है कि पेप्टोग्लाइको म्यूकोपॉलीसेकेरेट का एग्जांपल है। पर किससे बनता है? उसके वो कंटेंट कौन होते हैं? हाँ, एन एसिटल ग्लूकोजामिन, एक और एन एसिटल म्यूरामिक एसिड, उन दोनों से मिलकर बनता है, वो सब वहां बात करेंगे। चलिए हटा दो मैं इसे बेटा। ओके, तो ये आवरण हो गए, एनवेलप हो गया। अब कोशिका झिल्ली के एक्सटेंशन से दो संरचनाएं बनती है। कोशिका झिल्ली के अंतःवलन, एक्सटेंशन इंग्लिश में अपन बोलते हैं इसको, अंतःवलन से निम्न संरचनाएं विकसित होती है। निम्न संरचनाएं विकसित होती है। कौन सी दो संरचनाएं? एक तो जो सब में होती है और एक कुछ में होती है। मिजोजोम, मिजोजोम को अपन हिंदी में बोलते हैं मध्यकाय, सुन लेना बेटा, बाद में लिख लेना प्लीज, मध्यकाय। और एक होता है क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर। इसके लिए ये क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आकृति क्या हो सकता है? तो वेसिकल्स हो सकता है। वेसिकल का मतलब हो गया आशय, पुटिका या आशय। तो पुटिका नुमा हो सकता है, आशय नुमा हो सकता है। पुटिका को वेसिकल्स बोलते हैं, आशय मतलब इस तरह की गोल। या फिर ये हो सकता है नलिकाकार, ट्यूब जैसा, या ये हो सकता है लेमिलियर, पटली का जैसा। लेमिला जो होता है ना, डिस्क नुमा, इस तरह का हो सकता है। तो ये आदि, ये नहीं, इसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन मेन तीन संरचनाएं, ये अलग अलग शेप में मिल सकता है। मिजोसोम बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है, जैसे श्वसन में सहायक है, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे। जो रोल माइटोकॉन्ड्रिया के अपने अंदर होता है ना, वो रोल ये ही कर देता है। तो अपन इसको किसके समान मान सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करता है ये इसके अंदर। उसके अलावा डीएनए प्रतिकृत करना, डबल करना, केवल प्रतिकृत करना ही नहीं, संतति कोशिका में बांटना भी इसका काम है। संततियों में बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको एक और वर्ड बोल सकते हैं हिंदी में, वितरण करना। यस, डिस्ट्रीब्यूट करना, वितरण करना, वो भी ये संभालता है।
कि एक कॉपी एक बैक्टीरिया को देनी है, दूसरी कॉपी दूसरे बैक्टीरिया को देनी है। फिर सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है, क्योंकि बैक्टीरिया में सेल डिवीजन तभी होता है जब डीएनए प्रतिकृतिकरण होगा, उसके जस्ट बाद डिवीजन हो जाता है। देखो अपने तो बोलते हैं कि डीएनए प्रतिकृतिकरण इस अवस्था में होता है, और इनमें बोलते हैं कि विभाजन से जस्ट पहले होता है। ठीक है, तो दोनों के अलग अलग वर्ड है। तो सेल डिवीजन का नियंत्रण इसके ही अंडर में होता है। इवन सेल वॉल जो बनती है बाहर, उसके मटेरियल भी यही देता है, कोशिका भित्ति बनाना, सेल वॉल निर्माण करना, उसको कंट्रोल भी यही करेगा। फिर स्त्राव में योगदान है इसका, स्त्राव में योगदान, सिक्रेशन में योगदान है, स्पेशली एंजाइम का बहुत अच्छा स्त्राव करता है, उसका बहुत ज्यादा कंटेंट बनाता है। तो एंजाइम का स्त्राव करता है, ये बहुत सारे एंजाइम का स्त्राव करता है, जो प्रोकैरियोट के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और एक और काम है इसका, ये क्षेत्रफल बढ़ाता है क्योंकि इस तरह से कोई एरिया रहेगा तो उसका एरिया अपने आप बढ़ जाएगा। एक तो स्ट्रेट लाइन है और एक इस तरह का है, तो एरिया बढ़ जाता है। तो ये अभिक्रियाओं के लिए एरिया भी बढ़ा रहा है। अपन यूं लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल बढ़ाता है, अभिक्रियाओं का जो क्षेत्र है वो बढ़ाता है। तो एरिया बढ़ाने का काम है, ये मेन काम मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। मेसोसोम में बड़ा इंपॉर्टेंट है, डीएनए प्रतिकृति करना, बांटना, डिवीजन में हेल्प करना, वॉल बनाना, स्त्राव जैसे एंजाइम, क्षेत्रफल बढ़ाना, ये सब काम। क्रोमेटोफोर प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में मिलता है, बस प्रकाश संश्लेषी जीवाणु मिलता है। दुनिया का पहला प्रकाश संश्लेषण जीवाणु ने किया था, पर वो ऑक्सीजन नहीं रिलीज करते थे, वो सल्फर रिलीज करते थे H2S में से, क्योंकि वो कीमोसिंथेटिक थे। बाद में ब्लू ग्रीन एलगी आया, उसने H2O यूज किया और ऑक्सीजन रिलीज किया, वो बात की बात है। तो प्रकाश संश्लेषण जीवाणु, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक का समूह है ये, प्रकाश संश्लेषी वर्णक का समूह, वर्णकों का समूह। और पादपों में जो समूह मिलता है ना, उसको क्वांटासोम बोलते हैं, क्वांटासोम। और यहां मिलते हैं क्रोमेटोफोर। क्वांटासोम जो हरित लवक के अंदर मिलेगा ग्रेना पर, ये फ्री मिलता है ना, क्योंकि बनता झिल्ली से और फ्री हो जाता है बाद में। तो ध्यान रखना, प्रकाश में वर्णकों का समूह है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में ही पाया जाता है बस। तो ये दोनों संरचनाएं किसके अंतवलन से बनी है? झिल्ली। इनको संरचना बोलते हैं, कोशिकांग नहीं बोलते, ध्यान रखना। नहीं तो कई बार कंफ्यूजन आ जाता है कि सर आप तो बोलते थे एक झिल्ली रहित कोशिकांग मिलते हैं, ये तो झिल्ली वाला होता है, एकल झिल्ली वाला। पर ये कोशिकांग नहीं है, ये संरचना है, झिल्ली के अंतर्वलन से बनी एक संरचना। इसके लिए ऑर्गेनिल वर्ड नहीं दिया है, लिख लो आप ये वाला। मेसोसोम इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। मेसोसोम कोशिकांग नहीं है, ये एक संरचना है, झिल्ली से बनी हुई संरचना। हाँ, सारे भी इंट्रेक्शन सेम, तो ये भी इंट्रेक्शन हमारा अपने में भी इंट्रेक्शन लिखा हुआ है, देखो नीचे, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, क्योंकि वही प्रकृति है, चयनात्मक वर्णात्मक, अपनी भी चयनात्मक, इनकी भी चयनात्मक, वही ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, बाह्य वातावरण से संपर्क बनाने में हेल्प करती है। अब बाह्य वातावरण से संपर्क बनाने में हेल्प करती है। अब अपने भी उसमें चलते हैं, ये झिल्ली की प्रकृति तो कुछ ठीक है। ये तरह की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य के अणुओं का परिवहन होता है। परिवहन होता है मतलब वो आसपास के वातावरण से संपर्क बना के रखती है। ये बात भित्ति में भी दे रखी है कहीं, भित्ति की तरह ये ना, इसमें भी दे रखा है नहीं, ये तो आपस में कोशिकाओं के आपस में संपर्क बना, ठीक है, वो झिल्ली में आएगा। फिर आसपास के वातावरण से संपर्क बनाना मतलब ट्रांसपोर्ट करना, सेम संरचना कार्य दोनों की दृष्टि से, ठीक है।